MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे ट्रंप की दादागिरी की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस दादागिरी को मैं टैरिफ गिरी भी कहूं वो भी सही होगा, क्योंकि 50% टैरिफ का काउंटडाउन शुरू हो गया। यह टैरिफ 27 तारीख यानी कल से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अतिरिक्त टैरिफ के लिए कागजों पर हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन इन सब से भारत पर क्या असर पड़ेगा, आज महाभारत में इसकी बात कर रही हूं, क्योंकि भारत झुकेगा नहीं। अमेरिका की टैरिफ वाली दाल भारत के सामने गलने वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और भारत के रिश्तों को दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन भारत अपने रिश्तों की रक्षा, अपने हितों की रक्षा करना जानता है। और इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री ने इस टैरिफ को लेकर अमेरिका को सीधा जवाब दे दिया है कि भारत झुकने वाला नहीं है। भारत में ट्रंप की घेराबंदी की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब उस घेराबंदी के नतीजे भी अमेरिका को देखने होंगे, क्योंकि भारत झुकेगा नहीं। जी हां, करारा जवाब कैसे दिया जा रहा है? करारा जवाब भारत की मेक इन इंडिया से मिलने वाला है, जिसकी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिखा दी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक कार जो कि 100 देशों में भेजी जाएगी। सही मायनों में भारत में निर्मित ये ग्लोबल कार है, जिसकी असेंबली लाइन को आज प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। यहां से बनने वाली गाड़ियां अब दुनिया भर में जाएंगी। ये ग्लोबल मार्केट में भारत की क्षमता दिखाता है। इसकी एक तस्वीर आज प्रधानमंत्री ने दिखाई है, और यह जवाब है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति हावी है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। हर कोई अपना स्वार्थ देख रहा है। इस सब के बीच अमेरिका की शर्तें भारत को मंजूर नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने आज जब इस असेंबली लाइन को हरी झंडी दिखाई है, मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की है, तो लोगों से सीधे अपील भी की है कि स्वदेशी अपनाएं। जो दुकानें हैं वो अपने बाहर बोर्ड्स लगाएं कि यहां स्वदेशी मिलता है, और जो खरीदार हैं वो भी स्वदेशी खरीदें, यानी वो सामान जिसको बनाने में किसी भारतीय का पसीना लगा हो। यह प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है, क्योंकि टैरिफ को लेकर तोड़ यही है मेक इन इंडिया, और तोड़ यही है कि भारत अलग अलग देशों में बाजार खोजे, जिसकी शुरुआत बहुत पहले कर दी थी। आपको मैं बड़ी खबर बता देती हूं। बड़ी खबर क्या है? टैरिफ पर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। पीएमओ में यह हाई लेवल मीटिंग हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में हैं। पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल हैं। यह भी बात बताऊं, वित्त वाणिज्य मंत्रालय के अफसर इस बैठक में शामिल हैं। ये अमेरिका के टैरिफ के काट ढूंढने के लिए और उस पर रणनीति बनाने के लिए बैठक है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी इस मीटिंग में शामिल हैं। 50% टैरिफ पर आगे की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अभी तक की जो रणनीति है उसके बारे में आज आपको बताऊंगी, लेकिन आज रात से ये 50% टैरिफ यानी कि 50% अतिरिक्त टैरिफ भी लागू हो जाएगा। इसकी काट क्या है, इसको कैसे काउंटर कर रहा है भारत, आज इस पर बात कर रही हूं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, लेकिन काट किसकी है? काट धमकीबाज ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप सिर्फ भारत को धमकी नहीं दे रहे हैं, वो अब उतारू हैं धमकी देने पर अलग अलग देशों को। भारत को वो धमकी दे रहे हैं इस 50% टैरिफ के साथ। वो ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो टैरिफ जो कि आज रात से लागू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप धमकी पर उतारू हैं, क्योंकि चीन और रूस को भी वो धमकी दे रहे हैं। अब रूस को क्या धमकी दी है? अलास्का में बैठक हुई पुतिन के साथ, लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर पुतिन नहीं सुनेंगे तो नतीजे भयंकर होंगे, उन्हें बातचीत की टेबल पर आना होगा। तो यह धमकी भरा लहजा उनका सिर्फ
भारत के साथ नहीं, अब ऐसा लग रहा है पुतिन को भी धमकी दे रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं उनको भी धमकी। इसी के साथ सिर्फ पुतिन नहीं, शी जिनपिंग और चीन को क्या धमकी दी है? चीन को धमकी ये दे रहे हैं कि चुटकियों में चीन को तबाह कर सकते हैं। अब सोचिए, चीन के लिए भी ये धमकी, और ट्रंप कार्ड्स हैं मेरे पास जिनको मैं चल सकता हूं, जो चीन के लिए बहुत बुरा होगा। तो ये धमकीबाज ट्रंप के शब्द हैं और ये लहजा है। ये धमकियां देकर ट्रंप अमेरिका के लिए खेल बना रहे हैं या खेल बिगाड़ रहे हैं, इसके बारे में सोचिए, क्योंकि भारत कैसे अपने लिए खेल बना रहा है उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं। ये टैरिफ जो कि आज रात से लागू होंगे, उसके लिए भारत के सामने विकल्प क्या है, जरा जल्दी से देख लीजिए। भारत के पास क्या विकल्प है? रूस के साथ नई व्यापार रणनीति। इसका मतलब क्या है? रूस के साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं उन्हें और ज्यादा बढ़ाया जाए, रूस के साथ हमारा निर्यात आयात बढ़ाया जाए, जिसके लिए रूस पूरी तरह तैयार है। दूसरा विकल्प, निर्यात के लिए नए बाजारों की तलाश की जाए, यानी सिर्फ अमेरिका नहीं, चाहे वो अफ्रीकी बाजार हो, चाहे वो एशिया के बाजार हो, अलग अलग देशों के साथ बाजार के विकल्प खोल दिए गए हैं। अभी से नहीं, पहले से, क्योंकि ट्रंप धमकी जिस तरह से दे रहे थे, उसके बाद एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ भारत ने काम किया। तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प यह है कि जो एससीओ देश है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, उन देशों के साथ भी सहयोग बढ़ाया जाए और उन देशों के साथ व्यापार को और बढ़ाया जाए। यह तीसरा विकल्प है। चौथा विकल्प आपको बता देती हूं। चौथा विकल्प यह है कि स्वदेशी सामान को बढ़ावा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कही, स्वदेशी अपनाइए, किसी भारतीय का पसीना बहाओ, ऐसा सामान खरीदिए। और पांचवा विकल्प क्या है? पांचवा विकल्प यह कि यूएस पर जवाबी टैरिफ लगा दिया जाए। तो ये 5 विकल्प हैं, इनकी मैं बात करूंगी और अलग अलग देशों के साथ मिलकर कैसे रणनीति बन रही है। आरआईसी का प्लान क्या है? रशिया, इंडिया, चाइना, इसकी भी बात करूंगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। कुछ घंटे बाकी, ट्रंप का टैरिफ लागू। ट्रंप ने कर दिए हस्ताक्षर, पर नहीं गलेगी ट्रंप की टैरिफ वाली दाल। ट्रंप को मिल रहा है करारा जवाब कि જ્યારે સંકટો આવે ત્યારે પોતાની જાતને છાતી કાઢીને ઊભા થઈ જાય ને, પરિણામ લાવીને દેતા હોય છે। भारत से पंगा, ट्रंप को पड़ रहा महंगा। स्वदेशी अपनाएंगे, भारत को आगे ले जाएंगे। हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है, हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे, और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बनेंगे। कुछ घंटे में अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लागू हो जाएंगे, लेकिन ट्रंप की ये दादागिरी चलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जाने वाले हैं, वहां कई बिलियन डॉलर की डील होने वाली है। इसके बाद मोदी चीन का रुख करेंगे, एससीओ समिट में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमेरिका की घेराबंदी भारत ने शुरू कर दी है। ट्रंप को भारी पड़ने वाला है टैरिफ वाला खेल। ट्रंप के टैरिफ की काट कैसे निकलेगी, इसके लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि अलग अलग देशों के साथ रणनीति भारत ने कैसी बनाई है, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। कैसे इस हफ्ते दोनों देशों के प्रधानमंत्री जापान में मुलाकात करने वाले हैं। जापान के प्रधानमंत्री
से और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में एक बैठक होगी। जापान 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन निवेश करेगा, यानी अगले 10 साल में। अब ये 10 ट्रिलियन येन कितना होता है? लगभग 68 बिलियन डॉलर का निवेश भारत में जापान करने वाला है और सुरक्षा सहयोग पर भी संयुक्त घोषणा हो सकती है। ये सब तब होगा जब जापान जाएंगे भारतीय प्रधानमंत्री। तो इसको समझिए, जापान के साथ ये सब है अमेरिका के काउंटर में, जिसको शायद अमेरिका समझ नहीं रहा है, लेकिन भारत बहुत पहले भागकर उस पर काम शुरू कर चुका है। अब दूसरी बात देखिए, सीमा के रास्ते व्यापार की शुरुआत हो रही है। ये चीन के साथ हो रहा है। 5 साल से ये बंद था और अब एक बार फिर कोविड के बाद से बंद था, एक बार फिर से सीमा के जरिए, यानी कि ये व्यापार जो है ये सड़क के रास्ते किया जाएगा। भारतीय किसानों को चीन फर्टिलाइजर देगा। ये चीन के विदेश मंत्री जब भारत आए थे तभी तय हो गया। रेयर अर्थ मटेरियल्स भी चीन भारत को मुहैया कराएगा, ये भी खबर है। अब इसी के साथ साथ चीन के साथ व्यापार कैसे बढ़ाया जा रहा है उसकी तस्वीर देख ली आपने। अब रूस के साथ क्या कर रहा है भारत? तेल पर अतिरिक्त छूट रूस भारत को देगा, इसका ऐलान रूस पहले ही कर चुका है। भारतीय सामान का एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, यानी रूस कह रहा है हमारे बाजार खुले हुए हैं, आप हमें अपना सामान बेचिए, हम आपके सामान को खरीदेंगे रूसी कंपनियों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के जो राजदूत हैं रशिया में, उन्होंने बताया कि रूसी कंपनियां हैं उनमें भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। इस पर भी काम चल रहा है, यानी वो दरवाजे खोले जा रहे हैं। ये सब अलग अलग देशों के साथ मिलकर इस वक्त भारत कर रहा है। मैं जरा अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एम्बेसडर अशोक सजनार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉमोडोर एएस बहल, हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी के प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी, हमारे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। अगर अशोक सजनार जी को स्क्रीन पर आप ले लीजिए, मैं उनके पास जरा जाऊं एक बार, और साथ ही जीडी बख्शी सर हमारे साथ आ गए। सब मेरे मेहमान हैं, जुड़ गए हैं महाभारत में। मैं अशोक जी मुझे दिख नहीं रहे हैं स्क्रीन पर। मैं एक बार जरा मैं बताना चाह रही हूं कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त पीएमओ में एक बैठक चल रही है, वो जरा ब्रेकिंग स्क्रीन पर आप रख लीजिए क्योंकि टैरिफ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूं, जीडी बख्शी सर आप सुन रहे हैं, हमने कई बार इस पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि इस टैरिफ को काउंटर कैसे किया जाए, उसकी तैयारी चल रही है सर। लेकिन इस सब के बीच मुझे लगता है भारत इज सेंडिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, जिसको लेकर अलग अलग देश भी जो ट्रंप की दादागिरी से झुकते हैं वो समझ रहे हैं कि जो भारत कर रहा है वो बाकी देशों को करना होगा टू स्टैंड अप टू दिस। जीडी बख्शी सर। बेशक करना होगा। भारत ने स्वाभिमान का रास्ता चुना है और दुनिया को करके दिखाया है कि भारत झुकने वाला नहीं है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब, कई हमारे देश में एक तबका था जो कह रहे थे नहीं अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को मना लेंगे, वो एकदम से पलट जाते हैं, ही विल डू अ यू टर्न। कुछ नहीं हुआ है। इट वाज फ्यूटाइल टू एक्सपेक्ट दैट ऑल्सो। कुछ घंटे में वो हमको 50% हम पे वो ठोकना वाले हैं। टैरिफ और ट्रेड के ऊपर ट्रेड वॉर शुरू कर दी है उन्होंने भारतवर्ष के साथ। भारतवर्ष जो कि कहा जाता था डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, और कोई पिछले 25-30 सालों की मेहनत भारत की ओर से, अमेरिका की ओर से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कार्व आउट करने के लिए, ताकि हम जो है कहा जा रहा था कि जियो स्ट्रेटेजिक तौर तरीके से चीन हम दोनों का दुश्मन है, चीन हम दोनों का प्रतिद्वंदी है और हम लोग मिलकर चीन का जो है मुकाबला करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब धरी की धरी धुएं में उड़ा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, धुएं में उड़ा दिया है पूरा। और मैं तो कहता हूं कि आने वाले दिनों में अमेरिकन जियो स्ट्रेटेजिस्ट कहेंगे हु लॉस्ट इंडिया। ठीक है, उन्होंने धकेला है भारतवर्ष को रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल के अंदर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अच्छा हुआ हमें शत्रु बोध हो गया है, हमें शत्रु बोध हो गया है।
जो मीठी चिकनी चुपड़ी बातें मुंह पर कर रहे थे, पीठ में छुरी घोंप रहे थे, अब वो सामने आ गए हैं। उनका असली चेहरा हमको भी दिख गया है। तो अगर अमेरिका को यही चाहिए तो फिर यही सही। भारत अगर आप समझते हैं कि घुटने टेक देगा, झुक जाएगा, आप भारी गलतफहमी में हैं। बहुत भारी भूल कर रहा है अमेरिका। मैं अमेरिका को याद दिलाना चाहता हूं कि हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था। हेनरी किसिंजर ने कहा था, इट शुड बी सेटल्ड मैक्सिम ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी नेवर टू टेक ऑन मोर देन वन मेजर एशियन पावर एट अ टाइम। और बाय मेजर एशियन पावर उनका मतलब था रशिया, इंडिया, चाइना। डोनाल्ड ट्रंप तीनों से लड़ना चाहते हैं। डीप स्टेट उन पे हावी हो गई है। वो यूक्रेन में भी युद्ध लड़वाना चाहती है, लगातार उसको शुरू रखना चाहती है। और भारत के साथ वैमनस्य और वैर जो बाइडेन काल में हमने देखा था, वही अब हम ट्रंप काल में भी देख रहे हैं। उसे भी ज्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजेद का तख्ता पलट किया गया। वहां पे बात चल रही थी कि सेंट मार्टिन आइलैंड में अमेरिकन बेस बनाएंगे। वो एकदम से आसिम मुनीर उनका चहेता हो गया है। वेल, ही इज वेलकम टू सच अ ग्रेट एलाई। ठीक है, भारत को भी पता है हमें क्या करना है। देखिए, हमेशा राष्ट्र हित सर्वोपरि होते हैं। इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, there are no permanent enemies, there are only permanent national interests। अब अमेरिका चाहे कुछ भी दबाव डाल ले, हमको भी अपने शत्रु बोध हो गया है। हमारे दोस्त कौन, दुश्मन कौन, साफ पता चल गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार जरा शाजिया जी के पास जाऊंगी। विवेक जी, आई एम कमिंग टू यू। शाजिया जी एयर कमोडोर वेट कर रहे हैं। मैं एयर कमोडोर आई जस्ट कम टू यू, पर मैं एक बार शाजिया जी के पास जा रही हूँ। शाजिया जी, बैठक हो रही है पीएमओ में। अब भारत में जो छोटे उद्योगपति हैं या फिर जो छोटे लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये चिंता सता रही है कि व्यापार पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं चाह रही हूं कि आप जरा लोगों को बताइए, क्योंकि पीएमओ में इसी को लेकर एक बैठक हो रही है, जिसमें गृह मंत्री भी हैं, जिसमें पीयूष गोयल जी भी हैं और सारे अधिकारी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए। क्या इस पर अब भारत को एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की जरूरत तो है? वो तो शुरू से इट गोज विदाउट सेइंग, लेकिन अभी क्या रणनीति पर काम हो रहा है? शाजिया जी। देखिए सुचरिता जी, वैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो सारा जो भी इसके लिए पर्सनल अपमान भी अगर सहन करना होगा तो वो सहेंगे, लेकिन भारत दबाव में नहीं आएगा। ना वो झुकेगा, ना वो डरेगा और ना ही वो दबेगा। और इसके चलते जाहिर सी बात है, बहुत बड़े वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, चाहे वो हमारी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री हो या हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी हो या फिर और भी हमारे एक्सपोर्ट्स जो होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ये तक लोग कह रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं 87 मिलियन डॉलर्स वर्थ के एक्सपोर्ट्स की। लेकिन आप ज़रा सोचिए, प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है, एक तो मेक इन इंडिया की बात उन्होंने फिर से दोहराई है, चाहे वो उर्वरक हो या ऊर्जा हो, फर्टिलाइजर्स टू ईवीज़, लेकिन उसके साथ साथ जो भी नुकसान जिस सेक्टर्स में ज़्यादा होगा उसको लेकर बिल्कुल टेक्निकल तरीके से भी और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से भी काम होगा और उन सारे सेक्टर्स में राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। फ्लेक्सिबल उसको बनाया जाएगा ताकि वो और जगह भी एक्सपोर्ट करे और मार्केट्स भी ढूंढे और जो एकदम से जो इन पर बोझ पड़ेगा उस बोझ को हल्का किया जाए। इसको लेकर आरबीआई गवर्नर ने भी इसको बयान दिया था। तो इन सारी चीज़ों को देखा अगर जाए, चाहे पीयूष जी हों, चाहे हमारे बाकी मंत्री हों, चाहे निर्मला जी हों, प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल इसी जो धक्का होगा इनिशियली तो होगा, इसका असर लॉन्ग टर्म। मैं आ रही हूँ आपके पास। लॉन्ग टर्म। हाँ देखिए, विवेक जी को तो मजा आ रहा होगा ना इसमें। विवेक जी, चाइना भी भारत की बात कर रहा है। चाइना को 3 महीने का वक्त दे दिया गया है। बड़ी अजीबोगरीब बात है, क्योंकि हमारे मोदी जी ने बाकायदा न सिर्फ आसिम मुनीर के खिलाफ बात की, बल्कि उनकी तरह इस तरह से स्टूज बनकर नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रम्प जी का रिकमेंड नहीं किया।
उसके चलते आप भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि चाइना ज़्यादा देता है, चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और लेता भी है रशिया से, और लेकिन उसमें तो उन पर तो कोई उनको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। अब मैं एक चीज कहना चाह रही हूं, झूठा राग आप ये जो टैरिफ लागू होने वाले हैं और उसका जैसा हम कह रहे हैं कि ये अब 27 तारीख थी, उसके बाद आज के बाद कल से ये लागू हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्या हम प्रोएक्टिवली इसके लिए तैयारी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि स्वदेशी, तो वो ये समझ रहे हैं कि अगर भारतीय बाजार में खपत ज्यादा होगी तो वो एक तरीका है इसे काउंटर करने का। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिस सामान में एक भारतीय का पसीना बहा हो उसे बनाने में वो खरीदिए। जी, अब मैं बोल लेता हूं मैडम, प्लीज मुझे 40 सेकंड दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड। नहीं सर, मैं टोटली जनरल जीडी बख्शी की लाइन को एंडोर्स करता हूं। ठीक है, इज एब्सोल्युटली राइट ऑन द डॉट, नंबर 1। नंबर 2, द फुलिशनेस दैट वी हैव डन एज अ नेशन फॉर द लास्ट 11 इयर्स। आप ट्रैक में आए और बैक टू नेहरूवियन इकोनॉमिक्स आप जा रहे हो। स्वदेशी जागरण मंच को 1991 में बनाया, बीजेपी ने बनाया और कहा ये उदारीकरण और प्रो अमेरिका पॉलिसीज गलत है, और मोदी साहब ने आकर के उसको उठा करके गटर में डाल दिया। बोला नो स्वदेशी, there will be 100% FDI and America is going to be the biggest strategic partner। as opposition, as communist हम समझाते रहे कि मुल्क आपका तैयार नहीं है, ये इतने प्रो अमेरिकन मत बनिए, ना पॉलिटिकली ना डिफेंस वाइज। have relations with the Russians। आज confederation of the Russian communist parties, friends of Putin, have pressurized him that whatever has happened with America, forget it and be with India, they are with India, and all the comrades that are with us। It is the Chinese who are back with you। और आपने मूर्खतापूर्ण तरीके से चाइना के खिलाफ चिट्ठियां लिखी, अमेरिका को खुश करने के लिए आप इजराइल के साथ जुड़ गए, पैलेस्टीन को आपने छोड़ा, हर चीज में ट्रेड में आपने अमेरिकन कंपनीज को बढ़ावा दिया, और आज आप कह रहे हैं साहब कि हम हैंडल कर लेंगे स्वदेशी जागरण, हम तो स्वदेशी हैं साहब। कहा गया स्वदेशी जागरण मंच? कहा है आरएसएस के गुरुमूर्ति? क्या हुआ उसका? डिफंक्ट क्यों किया था? तो आप बोलने की नेहरू सही था। हमारी नीति थी अ क्लोज डोर कंट्री विद आवर ओन डिफेंस, आवर ओन इसरो। नहीं तो क्लोज डोर आज के समय में विवेक जी लेट मी अंडरस्टैंड। एक मिनट विवेक जी, मैं एयर कॉमोडोर के पास जा रही हूं और उससे पहले एक सवाल पूछ रही हूं। क्लोज डोर इकोनॉमी आज के समय में क्लोज डोर कंट्री वाली फिलॉसफी चल सकती है क्या? चलनी चाहिए भी क्या? आपको लग रहा है इट वर्क्स? विवेक जी के पास है। सुनिए मैडम, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग अगर कमजोर है, इन्होंने 11 साल में स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइज को खत्म किया, फ्यू बड़ी कंपनियों को उन्होंने आगे बढ़ाया। चाइना इज अ ग्रेट नेशन टुडे बिकॉज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। अमेरिका, जापान आर ग्रेट टुडे बिकॉज ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया इज नॉट ग्रेट टुडे बिकॉज हमने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया, हम सिर्फ एक्सपोर्ट और सर्विस सेक्टर पे बैठे रह गए। बार में प्रश्न समझाया और मुझको ताने दिए जाते थे, यू चाइनीज एजेंट। नहीं तो हम अगर बैठे रह गए तो ये गलती किसकी है? ये तो फिर 11 साल पहले वाली गलती नहीं लग रही मुझे, फिर तो ये कई दशकों वाली गलती है। नहीं विवेक जी, देन इट इज नॉट जस्ट अबाउट द लास्ट 11 इयर्स। ये तो फिर एक फिलॉसफी है। आप कह रहे हैं हम बैठे रह गए, ये तो कई दशकों से हुआ। फिर आप बार 11 साल का जिक्र क्यों करते हैं? क्यों कर रहे हैं आप 11 साल का जिक्र? बिल्कुल गलत। अमेरिका कभी भी भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं था, कभी नहीं था, वाजपेयी के टाइम में भी नहीं था। लेकिन अमेरिका हमेशा से भारत के लिए एक बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। अमेरिका भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार रहा है, और अगर ये वैश्विक बाजार की हकीकत है, और जिस बाजार में आप अपना सामान बेच रहे हैं उसके साथ आप रिश्ते अच्छे ही रखते हैं, और इन रिश्तों को बिगाड़ने की भी शुरुआत हमने नहीं की है। शेर जवाहरलाल नेहरू, वो बब्बर शेर जवाहरलाल नेहरू खड़ा हो गया था। शाजिया जी को लीजिए। माय कंट्री फर्स्ट, मेरे देश का बनिया पहले, मेरा बिजनेसमैन। सुनिए एक सेकंड हमारा आप ये कह रहे हैं विवेक जी, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं देश के किसी भी प्रधानमंत्री पर या फिलॉसफी पर कोई सवाल उठाना नहीं चाहती हूं, क्योंकि लेकिन आप जब ये बात बोलते हैं कि वो सामान नहीं पहुंचाने के लिए देश में स्वदेशी बनाने के लिए खड़े हो गए थे, देश का एक हिस्सा भी उन्हीं के राज में गया है देश से बाहर, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फिर मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट डायनामिक्स।
और उसमें उसके बारे में बात करिए और उसके बारे में सवाल उठाइए, क्योंकि शाजिया जी यहाँ बैठी हुई है, हम लोगों के हित की बात कर रहे हैं। एयर कॉमोडोर के पास जाएंगे, एयर कॉमोडोर के पास जाएंगे, एक मिनट रुक जाइए, एयर कॉमोडोर के पास जा रहे हैं। एयर कॉमोडोर, मैं ये पूछ रही हूं, आज का समय नहीं है टू हैव अ क्लोज डोर इकोनॉमी। अगर कोई ये नहीं समझ रहा है तो इसमें गलती है, क्योंकि आज का समय इज ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमी, और उसके चलते ही भारत आज दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस ग्लोबल इकोनॉमी का भी है। हम सामान का उत्पादन कर रहे हैं, हम दुनिया भर में भेज रहे हैं, और वो डिफेंस के क्षेत्र में भी है, वो आम आदमी की जिन चीजों की खपत है उसमें भी है। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, क्या हम ये घेराबंदी सही कर रहे हैं जो अभी हम जिस प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं? एयर कॉमोडोर। सुचारिता जी, एक चीज कहूंगा मुझे भारत के ऊपर पहले, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आप देखिए 27% थे हम जीडीपी देते थे पूरे विश्व की 1700 में, 200 साल की गुलामी में हम 3% पे आ गए। लेकिन वापस ये नया भारत है, ये रुकेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं, ये डरेगा नहीं, ये कहीं पे भी किसी के कदमों पे गिरेगा नहीं, ये आगे बढ़ता रहेगा। और इस भारत के बढ़ने में सबसे बड़ा हिस्सा हमारे एक्सपोर्ट्स का भी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो अब बढ़नी शुरू हो गई है, हमारी इंडिजिनाइजेशन का भी है। यहां पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वो बड़ी अहम है कि हमें ना ट्रंप डरा सकता है 25% पे, ना ही हम डरेंगे। हम अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, हम स्वदेशी मूवमेंट लेके आएंगे। स्वदेशी की जरूरत है, जो भारत में बनता है उसे हमें खरीदना। ये शर्ट जो मैंने पहन रखी है, ये लुधियाना से खरीदी है, बनवाई है स्पेशली, और ये शर्ट सस्ती बनती है और ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है दूसरे देशों में। मैं अभी बेल्जियम में गया था, बेल्जियम के अंदर भी वहां पे देखा है तो भारत की जो चीजें हैं वो ज्यादा बेहतर है दूसरे चीजों के अंदर से। और दूसरी चीज आती है कि हम जब एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमारे FTAs जो रुके हैं उनको भी हम वर्क कर रहे हैं, उन पे भी प्रोग्रेस हो रहा है, चाहे वो कनाडा के साथ हो, EU के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ हो, पेरू के साथ हो, श्रीलंका के साथ हो, किसी के साथ भी हमारे जो FTAs है वो भी बढ़ रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें ऑयल कम खरीदना है। किससे? रशिया से नहीं, रशिया से वो $12 बिलियन का फायदा हुआ था। हमें ऑयल कम खरीदना है US से। हमने बढ़ाया था 50%, 51% ज्यादा हमने खरीदा अभी तक तेल पिछले साल से, 150% ज्यादा खरीदेंगे पूरे साल के अंदर। वो हमें बंद करना है। हमें तेल और खरीदना है रशिया से, जो हमारी आपूर्ति कर सके, और उससे क्या है $12 बिलियन क्या हम $20 बिलियन भी सेव कर सकते हैं। हमें यह देखना है कि जो हम डिफेंस गुड्स खरीद रहे थे अमेरिका से, उनके ऊपर भी अब बस और नहीं, वो वाला फिलॉसफी लेके इंडिजिनाइजेशन की तरफ बढ़ना है। और साथ में ये भी देखना है कि जो हम G414 इंजन ले रहे हैं, क्या उसकी जरूरत है? आज हमें नहीं है, हमें दूसरे इंजन देखने। हम सफरान के साथ भी जा रहे हैं, हम जापान जा रहे हैं, जापान सबसे अच्छे इंजन बनाता है पूरे विश्व के अंदर, वो भी फाइटर जहाजों के। हमें उनके साथ मिलकर काम करना है। हमें 68 बिलियन कॉमोडोर, 68 बिलियन जो हमारे देश में निवेश करेगा जापान अगले 10 सालों में, इसे लेकर भारत और जापान के बीच में बात हुई है। अब ये सब, जैसा मैंने कहा कि जिस वक्त ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात फरवरी के महीने में थी, मैं उस वक्त वॉशिंगटन DC में थी, और उस समय भी वहां पर भी ये चर्चाएं थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं दैट नरेंद्र मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर, वो ये जानते हैं, और इसीलिए वो वहां पर टैरिफ को लेकर भारत के साथ कोई खेल कर सकते हैं। ये चर्चाएं वहां पर भी थी, और शायद यही वजह है कि भारत ने भी प्रोएक्टिवली अपने मार्केट्स और अपने बाजार दूसरे देशों में शिफ्ट करने के लिए काम भी किया है। जो ये बार बार चर्चा होती है ना विवेक जी, कि ये छोटे छोटे देशों की यात्राएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री 10 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, वो कोई भ्रमण घूमने के लिए नहीं होता है। यही होता है कि उन देशों को भी भारत के लिए बाजार खोले जाएं। वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर प्रधानमंत्री अभी गए थे। तो ये मैं एक बार जरा बताना चाहती हूं कि ये धमकी इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया। ट्रंप की जो धमकीबाजी है, ये अब जिनसे मिलकर आए अलास्का में पुतिन, उन पर अब रशिया पर भी धमकी चल रही है। वो कह रहे हैं नतीजा नहीं निकला अगर मुलाकात का तो गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप पुतिन को धमकी दे रहे हैं।
अगर ये मुलाकात नहीं होती है ज़ेलेंस्की और पुतिन और ट्रंप के बीच तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते में हम फैसला ले लेंगे। यानी ट्रंप ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं बिना किसी चिंता के, वो सोच भी नहीं रहे हैं दूसरे देशों के साथ उनके रिश्ते क्या होंगे, ये उनकी भी अमेरिका के भी हित में नहीं है। वो कह रहे हैं हम देखेंगे अगले 1-2 हफ्ते में क्या होता है, अगर कोई हल निकलेगा तो ठीक है, वरना हम मजबूती से सख्त कदम उठाएंगे, मैं उठाऊंगा सख्त कदम। ये वो पुतिन को धमकी दे रहे हैं। अब इसी के साथ साथ वो चीन को क्या कह रहे हैं ये भी जरा सुन लीजिए, मैं वो भी चला दूं एक बार। ट्रंप अपने नए ट्रंप कार्ड की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को भी धमकी दी है। कैसे? वो कहते हैं कि चीन पर मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा, 200%। चीन को एक झटके में मैं बर्बाद कर सकता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान है। और वो कहते हैं कि चीन के खिलाफ कार्ड्स मेरे पास हैं, मैंने पत्ते नहीं खोले हैं, बस मैं अगर चाहूं तो अपने पत्ते खोल दूंगा और चीन को बर्बाद कर दूंगा। अब एक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की क्या यह भाषा है? चीन चुटकियों में तबाह हो जाएगा, किसी देश को तबाह करने की वो बात कर रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है, जीडी बख्शी सर, क्या डोनाल्ड ट्रंप की यह भाषा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की है? वो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, चीन को कह रहे हैं मैं बर्बाद कर दूंगा चुटकियों में, पुतिन को कह रहे हैं अगर हल नहीं किया तो मैं ऐसा निर्णय लूंगा कि आपको पता लग जाएगा, हमारी ताकत का एहसास हो जाएगा। देखिए साहब, अब वो शरेआम धमकियों के ऊपर आ गए हैं, तो धमकी सही, जैसे मैंने कहा ना, हमारा तो शत्रु बोध हो गया है। बहुत सारे लोग थे जो भारत में कह रहे थे नहीं नहीं अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हमें पांव पकड़ लेने चाहिए, प्रधानमंत्री जी को फोन करना चाहिए। क्यों करे? कुछ है बात तो इन्होंने शुरू किया, हमने तो नहीं शुरू किया। करना है फोन तो ये करें, हम नहीं करेंगे। हम वहां चाटुकारिता में पाकिस्तान को कंपटीशन नहीं देंगे। भारत जो है स्वाभिमान वाला देश है। पाकिस्तान हमेशा से बिका हुआ देश रहा है। 250 साल अंग्रेजों की बूट लिकिंग करी, अब वो चाटुकारिता के आदत पड़ गई है। अंग्रेज चले गए तो अब अमेरिकनों की बूट लिकिंग करो। वहां पे तो हर रोज पहुंच रहे हैं, हर दूसरे दिन ये मुल्ला आसिम मुनीर, और वो ट्रेडर बन गए हैं। जैसे कि ट्रेडर प्रेसिडेंट से मिलके आसिम मुनीर भी ट्रेडर बन गए हैं। मालूम आपको, वो कह रहे हैं कि मैं आपको बलूचिस्तान की गोल्ड दूंगा, कॉपर दूंगा, रेयर अर्थ दूंगा, वहां तेल ही तेल है साहब, मैं तेल बेचूंगा आपको। अरे साहब 10 साल हो गए एक्सॉन मोबिल को वहां पे तेल ढूंढते, 5000 मीटर तक की डिगिंग कर ली, एक बूंद नहीं मिला है। वो जो माइंस थे 1993 में खुले थे, आज तक ना रेयर अर्थ मिली है, ना कॉपर, ना गोल्ड। बकवास कर रहा है ये आसिम मुनीर, और इतना पसंद आया है। बहुत मुबारक हो आपको पाकिस्तान की दोस्ती। ठीक है साहब, अगर आप अपने दोस्त चुन लिए हैं आपने, हमने भी अपने दोस्त चुन लिए हैं जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। रशिया इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड, इट हैज स्टूड बाय अस। उसने हमसे $1 बिलियन खाकर हमें पीठ में छुरा नहीं घोंपा जैसे आपने घोंपा GE 404 इंजिन के लिए। और हम भी ये डील को फटाफट कैंसिल करनी चाहिए। जो भी हम जहाज खरीद रहे हैं और इनसे एकदम कैंसिल करना चाहिए। वी ऑल्सो हैव कार्ड्स टू प्ले। माफ कीजिए, भारत में एक चाटुकारिता का तबका सर, मैं था। जो बात आपने कही है, नहीं साहब अभी भी डोनाल्ड ट्रंप पलट जाएंगे, हमें छोड़ देंगे, नहीं बख्शा तो नहीं बख्शा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि यही कारण है, We can't live in a dream world। मेजर जनरल, यही कारण है कि बहुत से देश ये बात रियलाइज कर रहे हैं कि भारत ने जो स्टैंड लिया है अगेंस्ट अमेरिका, इट इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम। मेरे एम्बेसडर सज्जनार जुड़ गए हमारे साथ। एम्बेसडर सज्जनार, आपने हमें बहुत इंतजार कराया, बट आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू। एम्बेसडर सज्जनार, मैं आपसे पूछूंगी कि ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो काउंटर करने के लिए भारत कौन से ऐसे कदम उठा सकता है जिससे ट्रंप को टेंशन होगी, जिससे ट्रंप को लगेगा कि भारत उन्हें बड़ा झटका दे सकता है। अभी जो हम कर रहे हैं वो काफी है क्या?
जी, बहुत धन्यवाद सुचारिता मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं जो आपको मैंने इंतज़ार कराया। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा अगली बार कभी ऐसा नहीं हो जी। तो जो आप बता रहे हैं, देखिए भारत के पास बहुत कार्ड्स हैं। हाँ। भारत पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। आपको याद होगा सुचारिता, आपके हजारों लाखों सुनने वालों को, देखने वालों को याद होगा जी। जो ये पहला मर्तबा नहीं है जो अमेरिका भारत के विरुद्ध ऐसे उसने पैंतरा अपनाया है। 1998 में भी जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जब कारगिल हुआ था, तो तब भी वो हमारे विरुद्ध था। 1971 भी हमारे विरुद्ध था। सबसे स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्टेस्ट सैंक्शंस अमेरिका ने हमारे विरुद्ध 1998 में लगाई थी। हमारी तब शक्ति बहुत कम थी। अब हम करीब 14-15 नंबर पर थे पूरे विश्व में जो हमारी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज हम चौथे नंबर पर हैं। हमारी सक्षमता बहुत ज्यादा है, हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज्यादा है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। उनका जो देखिए सारा जो उनकी टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है अमेरिका की, वो भारत के टैलेंट पर चलती है। तो अभी वो अपने मागा के उसमें करते हुए H1B को खत्म कर दें, ये करें, परंतु भारत उनके लिए बहुत अहम है। चीन के विरुद्ध अगर वो खड़े होना चाहते हैं, कोई ऐसा देश नहीं है। देखिए और जो देश हैं उनके एलाइज हैं। भारत जो है अपने में स्वयं में सक्षम है। दूसरी बात है जो हम और देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ बड़ी अच्छी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की है। 99% उनके जो मार्केट है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए फ्री हो गया है। अगले 6-8 महीने में वो सब उनकी जो भी रेटिफिकेशन प्रोसीजर्स हैं खत्म हो जाएंगे और हमारे लिए वो मार्केट, बहुत ही बड़ा मार्केट, हमें अवेलेबल हो जाएगा। वैसे ही यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी बातचीत हो रही है, और जैसे दोनों ने कहा है, ईयू की जो कमिश्नर प्रेसिडेंट हैं वो भारत आई थी फरवरी में, अपने पूरे 21 के 21 मिनिस्टर्स, जिसको कमिश्नर्स कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स कहा जाता है, उनको लेकर, और किसी देश में कभी पहले वो नहीं गई ऐसे। और उन्होंने कहा जो फ्री ट्रेड एरिया हमारा इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। तो देखिए भारत के पास बहुत कार्ड्स हैं। अमेरिका को भारत की आवश्यकता है, इतना बड़ा डिफेंस मार्केट है। मैं ठीक है अग्री करता हूं जनरल बख्शी जो अभी कह रहे थे, जो मैंने सुना, हमको बिल्कुल ही आंख खोलकर जो भी हमें डील करनी है, हमको आंख खोलकर करना चाहिए। हमने तो कह दिया F-35 हमको चाहिए ही नहीं, वो तो हम लेंगे ही नहीं। परंतु हमको जो जरूरत है, देखिए भारत की जो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, केवल एक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर निर्भर नहीं रहने चाहिए। वो आए हैं 3 साल हैं, 3.5 साल तक हैं। उसके बाद सुचारिता, मैं आखिरी बात यही कहूंगा, हमारा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका से, चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे हमारा जो डायस्पोरा है, चाहे डिफेंस में, चाहे जियोपॉलिटिक्स में। अम्बेसडर, ये जो बात आप कह रहे हैं, आई थिंक ये बहुत ये बात अमेरिका में भी जो पॉलिटिकल पावर सेंटर्स हैं वो समझते हैं। इसीलिए बार बार अमेरिका से ये बात कही जा रही है कि ट्रंप भारत से रिश्ते खराब ना करें। ये वहां से भी बात कही जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं इस कार्यकाल के बाद उन्होंने वापस नहीं आना है, और वो इस वक्त अपनी मनमर्जी से फैसले ले रहे हैं। मुझे नहीं पता है, वो कहते तो बात तो वो मागा की करते हैं, लेकिन उनके फैसले उनकी अपनी मनमर्जी के, वो अमेरिका के भी कितने हित में हम नहीं जानते। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी खबर बता रही हूं, ट्रंप की टैरिफ पर जर्मन अखबार ने दावा किया। और वो दावा क्या है? दावा यह है कि ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी को कॉल किया है और पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। इस टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने फोन किया था। अब मैं ये बताऊं कि ये जर्मन अखबार दावा कर रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई जानकारी भारतीय मीडिया या फिर भारत सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि जो ये टैरिफ का मुद्दा है, ये जर्मनी में भी हेडलाइंस बना हुआ है, क्योंकि जर्मन अखबार कह रहा है कि ट्रंप मोदी से बात करना चाहते हैं टैरिफ के बारे में, लेकिन मोदी बात नहीं कर रहे हैं। आप जरा इसकी जियोपॉलिटिक्स समझिए। और मैं वही उसी बात पर आना चाहती हूं कि ये चर्चाएं दूसरे देशों में हो रही हैं। ए कॉमोडोर, ये बात समझिए,
अब मुझे नहीं पता है शाजिया जी कि ये बात इस बात की कितनी पुष्टि है करूं, लेकिन जर्मन अखबार ये दावा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी इस बात की चर्चा है कि भारत को टारगेट जरूर कर रहा है, लेकिन यहां की सरकार इस बात को लेकर नाराज है। कॉमोडोर, आपको लग रहा है कि ये एक चर्चा का विषय है, सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अभी मैं यूरोप के टूर पे ही हूँ और बड़े कंट्रीज के अंदर घूम रहा हूँ, जिससे भी मैं बातें करता हूँ और जो भी हमारे डिस्कशंस होते हैं, सब में एक ही चीज आती है कि जो ट्रम्प कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। वो एलाइज को एक एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं, चाहे वो कनाडा था, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो भारत है। और पर भारत ने रास्ता दिखाया, बाकी सब तो डर गए और उन्होंने अपने टैरिफ भी वापस ले लिया, या जो भी वो करना चाहते थे स्टेप्स वो वापस ले लिए। लेकिन भारत आगे बढ़ता जा रहा है और ये बात बहुत पसंद आ रही है लोगों को कि यहाँ पे कम से कम एक देश तो है जो खड़ा हो रहा है, आज एक देश तो है जो झुक नहीं रहा है अमेरिका के सामने। और साथ में हमें किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। हमारा चौथा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है पूरे विश्व में, दूसरा सबसे बड़ा टू व्हीलर हम कंज्यूमर मार्केट है। इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट, 70% हमारा जीडीपी जो है भारत की डोमेस्टिक कंजप्शन से आता है। आज जब हम बाहर जाते हैं, आज जब हम दूसरे देशों के लोगों से मिलते हैं और कहते हैं, वो पूछते हैं आप कहां से हो, हम बहुत प्राउडली कहते हैं आई एम एन इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही आप कहते हैं ओ आप इंडियन है, आप इंडिया से हैं, एक म्यूजियम में भी आप चले जाइए जिसका मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैरीटाइम म्यूजियम में गया तो वहां पे जो टिकट भी दे रहा है वो पगड़ी देख के समझ जाता है इंडिया का है। और वो सबसे पहले ये कहता है आई एम ऑल्सो गोइंग टू कम टू इंडिया। आज इंडिया का वो रुतबा है, हमें किसी को डरना नहीं, हमें तो रास्ता दिखाना दूसरों को कि आज भारत का रुपया इतना वैल्यूएबल है कि रशिया तेल हमको बेच रहा है बिना किसी और डॉलर के। वो तो कहता है हम भारत के रुपए के साथ ही ट्रेड कर लेंगे। आज चीन चाहता है कि हम उनके साथ रहें, वो चाहता है रशिया इंडिया चाइना का एक नेक्सस बने। लेकिन देखिए कॉमोडोर मैं एक बार जरा, क्योंकि अगर इसकी तस्वीर हमारे दर्शक चला पाए, हमारे पीसीआर चला पाए, ये जो तस्वीर आई है इस फ्रेंच अखबार की, उसमें मोदी और ट्रंप की तस्वीर साथ में है और उसमें लिखा हुआ है सो फार द यूएस प्रेसिडेंट हैज डिफीटेड ऑल हिज ओपोनेंट्स इन द टैरिफ डिस्प्यूट। विवेक जी हैं कि नहीं है? नॉट इंडिया, ये लिख रहा है वो। मतलब सारे अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में कामयाब रहा है अमेरिका, लेकिन भारत नहीं। इंस्टेड द कंट्री इज टर्निंग टू इट्स पावरफुल नेबर चाइना एंड मूविंग ऑन। अब इसका मतलब यह है कि आपने भारत को परास्त करने के लिए एक रणनीति अपनाई, लेकिन भारत के सामने वो रणनीति चल नहीं पा रही है। ये विवेक जी पैनल पर बैठा कोई मेहमान नहीं कह रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये फ्रेंच अखबार, ये सुन लीजिए, ये जर्मन अखबार बोल रहा है। नहीं, मतलब यू वांट कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर को ऑथेंटिकेशन एक फ्रेंच अखबार से चाहिए? अगर नहीं, वो आपको चाहिए ना, इसीलिए बोल रही हूँ। कोई भारतीय नहीं बोल रहा है, भारतीय की बात तो आप मानेंगे नहीं, उसे पलट देंगे। जर्मन अखबार की बात मानेंगे? हमने कुछ गलतियां करी हैं 11 साल में, और जनरल जीडी बख्शी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हैव अ प्रोएक्टिव स्ट्रांग अप्रोच, द हेल विद द अमेरिकन्स, द हेल विद ट्रम्प, यू मेक योर ओन एक्सेस एंड मूव अहेड। और अगर रशिया के साथ कोई प्रॉब्लम होती है अमेरिका की, यू जॉइन योर आर्म्ड फोर्सेस विद देयर्स। आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट अमेरिका, अरे ये प्रेसिडेंट चला जाएगा तो फिर दूसरा आएगा, शायद वो भिक्षा में हमें कुछ दे दे। आई मीन चेंज इट आउट। यू नीड टू हैव एन आइडियोलॉजिकल पॉलिसी फॉर दिस नेशन। और मैं बख्शी साहब से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। नहीं तो ये पॉलिसी किसने चेंज करी है? एक सेकंड विवेक जी, हु हैज चेंज दिस पॉलिसी? हमारे पिछले समय में चाहे वो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, चाहे वो बराक ओबामा रहे हो या फिर उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद बाइडेन, मुझे बताइए ये रणनीति बदली किसने? हमने नहीं बदली है। तो आवर पॉलिसी हैज बीन कांस्टेंट। अगर एक डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हड़कंप मचा है सारे देशों में, मैंने इसीलिए बताया कि ये धमकी सिर्फ भारत को नहीं है, चीन को रोज मिल रही है, पुतिन को रोज मिल रही है। तो पॉलिसी कौन बदल रहा है? 1962 के बाद चाइना साइलेंट था, कोई बड़ी स्कर्मिश भारत के साथ ठंडा पड़ा हुआ था, रशियन प्रेशर में रहा यूएसएसआर के 91 तक, जब तक यूएसएसआर नहीं टूटा, एंड द प्रॉब्लम्स आर मिनिमल। हमारा मेन एक सेकंड मुझे जीडी बख्शी सर के पास भी जाना। मैं एक बार एम्बेसडर हाथ हिला रहे हैं, वो कह रहे नहीं है ऐसा। एक मिनट एम्बेसडर, क्या हमने रणनीति बदली है? एक मिनट एम्बेसडर,
अरे देखिए क्या वाहियात बातें करे जा रहे हैं। हाँ। देखिए उन 2020 में गलवान में क्या हुआ, 50,000 जो अपने सैनिक वहां पर लेकर आए, तो क्या हम वहां पर लेकर गए? पहले वही तो लेकर आए, और उससे जो झड़प हुई और उसके बाद हम उनके विरुद्ध खड़े रहे। उससे पहले 2017 में जब डोकलाम हुआ तो हम गए क्या वहां पर? वो तो वही कर रहे थे। देखिए, और पाकिस्तान को जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 81% जो उनकी वो है असला है, उनकी जो वेपनरी है, वो चीन से आती है। हमारे विरुद्ध उन्होंने इंटेलिजेंस उनको दी है। अरे ये क्या बात करते हैं? मतलब जोर जोर चिल्लाने से देखिए सुचारिता, कोई गलत बात सच नहीं हो जाती। Absolutely. आप ट्रंप के खुद बोलते रहिए, बड़े ऊंची आवाज में बोलते रहिए, इंपीरियल है, ये है, वो है, परंतु थोड़ा बुद्धि लगाकर सोचिए और कहिए, तो तब कोई आपकी बात सुनेंगे भी। तभी तो बात कोई सुनता नहीं है कि जो भाई वो बोले जा रहे हैं ऐसे ही, जो ये कर दीजिएगा। देखिए, थोड़ा हमको ट्रंप के या और अगर पाकिस्तान जैसे अभी जनरल जीडी बख्श, उनके लेवल पर, उनके स्तर पर हमें नहीं आना है। वी आर अ मच मोर मैच्योर, वी आर अ मच मोर सोबर कंट्री, और हमको अपने हितों को देखकर निर्णय लेना है और आगे बढ़ना है। सुचारिता बात बोलिए एक बार। शाजिया जी, जीडी बख्शी साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार शाजिया जी इसको काउंटर करना चाह रही जो विवेक जी ने कहा था। शाजिया जी जरा जल्दी से बताइए, क्योंकि विवेक जी कह रहे हैं हमारी पॉलिसी नहीं है। जी हमने जल्दी से, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि विवेक जी थोड़े लिखे पढ़े तो उनको और समझ में आएगा। अब विवेक जी मैं आपको बता दूं, आप अब तक तो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए नेगोशिएट उन्होंने किया है। तब वो बात को लेकर ना तो प्रधानमंत्री की बात सुन रहे थे, ना रक्षा मंत्री की, ना डीजीएमओ की, ना आर्म्ड फोर्सेस के सब ऑफिसर्स की। उसमें तो आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात पर बड़ा यकीन था। अब एकदम से आप कह रहे हैं कि ट्रंप है कौन? आप वो खुद ही वो थे, और आप कह रहे थे कि अगर फ्रेंच अखबार है, जर्मन अखबार है, नहीं एक मिनट, और आपके फैक्ट्स पूरी तरह से गलत है। लाइसेंस राज, नहीं बिल्कुल चुप रहिए, मैं नहीं लेट मी फिनिश। देखिए सुचेता, मैं चिल्ला नहीं सकती, मैं चिल्लाना नहीं चाहती, मैं चीखती नहीं हूँ आपकी तरह, मैं आपकी तरह चीखना चाहती भी नहीं हूँ। इट्स नॉट वेरी डिजायरेबल। मैं बताऊँ, बहुत बुरा लगता है जब आप चीखते हैं ना, बात लगता है आप घबरा गए हैं और चीख के सहारे आप अपनी बात को रख रहे हैं। तार्किक तौर पे रखिए। एफडीआई में आप कह रहे थे ना मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं सेक्टर बनाए, सुनिए, एफडीआई में उछाल, मैं बता दूं, चाहे एफडीआई में उछाल हो या रक्षा निर्माण हो, हम लोग डिपेंड करते थे डिफेंस के लिए, 70% डिपेंडेंस था। अब 75% हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। अब जरा सोचिए, आपकी सरकार और हमारी सरकार में फर्क। मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लाइसेंस राज का था, और इसी तरह से कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है। विजन कोई नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, चाहे वो मेक इन इंडिया हो या पीएलआई स्कीम्स हो या एमएसएमईज हो या स्टार्टअप्स हो। और उसके आंकड़े आप देखिए, तो जो कुछ हुआ है इसमें, इस क्षेत्र में, वो मोदी के दौरान ही हुआ है। आपको बल्कि झाड़ना चाहिए पूरी सरकारों को, और सैल्यूट करना चाहिए मोदी सरकार को, सलाम करना चाहिए कि आपके पास देश के लिए विजन है। एक ऐसा प्लान है जिस पर चर्चा हो रही है, और मैं चाहूंगी कि जीडी बख्शी सर उस पर बात रखें। RIC जिसकी हम बात कर रहे हैं, शादी जी मैं एक बार जल्दी से उस पर जाना चाहती हूँ। रशिया, इंडिया, चाइना, जरा चलाइए उसे। RIC की बात जब हम कर रहे हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, यानी रूस, भारत, चीन का ये त्रिपक्षीय मंच RIC, अब इसे लेकर चीन के विदेश मंत्रालय की पहल पर यह बात आई है। भारत और रूस के साथ मिलकर काम करेंगे, ये विदेश मंत्रालय ने कहा है चीन के, और इसे फिर से सक्रिय करने की चर्चा हो रही है मौजूदा हालात में। अब क्या ये एक रणनीतिक संतुलन बना सकता है? क्या ये कोड का जवाब हो सकता है? लेकिन कोड में भारत भी है, और कोड को चीन के एक तरह से चीन को काउंटर करने के लिए बनाया था, चीन की घेराबंदी के लिए। अब क्या ये RIC अमेरिका की घेराबंदी के लिए बन सकता है? मैं जीडी बख्शी सर आपसे पूछ रही हूं, आपको लग रहा है क्या ये पॉसिबिलिटी है? मेजर जनरल। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। फिर कट रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट में रशिया और जर्मनी का मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट हुआ था, नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ था, और 41 में हिटलर चढ़ गया रूस के ऊपर, ठीक है, वो गेट्स ऑफ मॉस्को पहुंच गया, और फिर रूस के जाबाज ने
उसे खदेड़ कर नाज़ी जर्मनी को फ्रॉम द गेट्स ऑफ मॉस्को टू बर्लिन वहां तक खदेड़ा। जी। ठीक है, तो रैपिड अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट तो is a characteristic of multipolar power system. You have to maximize your national interests. Where do your national interests lie? मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हमको बिल्कुल यही सोचना चाहिए, there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are only permanent national interests. Maximize your interests. ये सब पछड़ा क्यों शुरू हुआ है? इज इट ओनली ट्रेड एंड टैरिफ? नो सर, ये जो हमारी टारगेट लिस्ट है ऑपरेशन सिंदूर की, वो है असली कारण। नूर खान को हिट किया है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने $500 मिलियन का बेस बनाया था इन पाकिस्तान, जो उनका न्यूक्लियर कमांड पोस्ट था, जहां के सैटेलाइट्स, कंप्यूटर सर्वर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस अमेरिका का भी काम कर रहे थे। सर देखिए, आपका जो मुरीद एयरबेस, वहां पे जो ड्रोन मैं ये बात जानती हूँ सर कि टैरिफ का जो काउंटडाउन है ये शुरू हो गया है, इसे लेकर भारत में बहुत से लोगों के मन में कई सवाल हैं कि क्या इसका असर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की एक थ्राइविंग इकोनॉमी है और एक पॉलिटिकल विल है, क्या इसे काउंटर करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो किया जाए, वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी साफ कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके असर को लेकर किसी तरह का कोई डर होना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त पीएमओ में बैठक हो रही है वो भी इसी को लेकर हो रही है कि भारत झुकने वाला नहीं है। मेरे साथ महाभारत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH